दोस्तों बात करेंगे आज मार्केट के बारे में। मार्केट में देखने को मिला कि जैसा कि कल के दिन आपको बताया गया था कि भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, तो वैसा ही हुआ। मार्केट में गिरावट हुई, लेकिन स्ट्रेंथ की भी आपको बात करी थी कि देखिए जो गिरावट होगी ये हमें बड़े लेवल की देखने को तो मिलेगी, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी हमें आते हुए नजर आएगी। मतलब कुल मिला के आप जो क्रैश समझ रहे हो कि मार्केट जो है कि 2-3 हज़ार पॉइंट कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ जाएगा, देखिए ऐसा जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट अब आने वाले टाइम में बढ़ेगा या फिर गिरेगा, कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न भी दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो महंगाई है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है कहाँ पे, अमेरिकन बाज़ार में। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेरिका में जो हमें देखने को मिला अगस्त के लिए अमेरिका मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं, महंगाई के जो दोस्तों आंकड़े देखने को मिले, वो उम्मीद से कहीं अधिक आते हुए नजर आए। देखिए हालांकि यहाँ पर महंगाई के आंकड़ों में गिरावट तो हुई, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस के अकॉर्डिंग वो महंगाई के आंकड़े जो है वो बढ़ गए। 8.3 के हिसाब से हमें परसेंटेज के हिसाब से आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिले। जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था कोविड के टाइम, तो ये महंगाई के जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे थे 1% से भी नीचे, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते 8.3% के आसपास आ गए। अब इसी बीच यहाँ पर जो है कि महंगाई के आंकड़े कंटिन्यू बढ़ क्यों रहे? देखिए बढ़ इसलिए रहे क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। अब देखिए जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। मान लीजिए कोई शेयर की भी बात करूँ तो जहाँ पे शेयर में लोगों की डिमांड होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस शेयर को बाई करेंगे तो उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। उसी प्रकार से मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है, अब हर चीज़ की डिमांड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए महंगाई जो है वो दोस्तों बढ़ रही है। अब इसी बीच सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो महंगाई के आंकड़े हैं अमेरिका में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारत में थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिवनेस इसमें देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो महंगाई जो है बढ़ी क्यों? बढ़ी इसलिए क्योंकि देखिए कोविड के टाइम बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो उनके पास ही रहा, क्योंकि कोविड के टाइम दोस्तों कहीं पे खर्च कर नहीं सकते। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है $5 ट्रिलियन का अमेरिकन सरकार ने पैकेज दिया था। अब वो पैकेज भी हमें खर्च करते हुए लोग देखने को मिले। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो $5 ट्रिलियन का पैकेज एंड उसी के साथ साथ लोगों के पास जो फंड था वो लोग मार्केट में पैसा जो है वो खर्च करना शुरू हो गए। और अचानक दोस्तों डिमांड क्रिएट हुई, अचानक डिमांड आई, तो ऐसी स्थिति में महंगाई जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आई। चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम जो भी हमें देखने को मिलते उद्योग वगैरह थे वो बंद थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद थी। अब वापस जब कोविड ख़त्म हुआ तो उन इंडस्ट्रीज़ को चालू करने के लिए पावर जो है वो चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी में पावर सेक्टर में हमें देखने को मिला पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ी और इलेक्ट्रिसिटी महंगी होते हुए नजर आई। तो महंगाई एक प्रकार से इस प्रकार हमें बढ़ते हुए देखने को मिली। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। तो इसी बीच यहाँ पर जो है महंगाई के आंकड़े बढ़ने की वजह से मार्केट जो है गिरते हुए देखने को मिला, और ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडिया के मार्केट पर भी सेलिंग प्रेशर बढ़ा। अब देख लेते हैं निफ्टी जो है वो कहाँ जाने वाला है। इस गिरावट में हमें कौन से शेयर जो है वो बाई करने चाहिए। अब इसी बीच कल के दिन मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हालांकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर, हालांकि जो महंगाई का जो है डाटा आने वाला है तो इस वजह से हो सकता है मार्केट में गिरावट देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एफआई वाले कंटिन्यू बाई कर रहे हैं, वो भी भारी अमाउंट में। जैसा कि आप देख सकते हो सितंबर की शुरुआत में एफआई वालों ने कुछ सेल किया, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की सेलिंग आई एफआई वालों की सितंबर की शुरुआत में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिले, एफआई वाले कंटिन्यू बाई किया है। सितंबर की शुरुआत के बाद 6 तारीख से एफआई वाले कंटिन्यू बाइंग कर रहे, 1100 करोड़, 758 करोड़, 2900 करोड़, 2100 करोड़, 2000 करोड़। तो यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिल रही है, और ये बाइंग दोस्तों 7000 करोड़ से भी ऊपर की नज़र आ चुकी है, 7 से 8000 करोड़। एंड यहाँ पे अभी के टाइम 11,000 करोड़ की बाइंग जो है वो एफआई वाले इंडियन मार्केट में पिछले 10 दिनों से कर चुके हैं, और आज की भी हमें जो है बाइंग ही देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए यूएस में तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर प्लस पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यूएस में महंगाई बढ़ने की वजह से वहाँ से जो है कि पैसा निकाल के इंडिया के मार्केट में भी हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जो चीज़ हो चुकी है उससे पहले अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इनको पता था। जो अब देखिए एफआई वाले बाई कर रहे हैं,
तो इनको पता है कि हाँ भाई यूएस में महंगाई बढ़ने वाली है, इसलिए वे ये जो है इंडियन मार्केट में पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब वहाँ के आंकड़े सही आएंगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुल मिला के ये जो अपने पैसे को रोकते नहीं है, टोटल दोस्तों यहाँ पे राउंड के सर्कल की तरह यहाँ पे पैसे जो है घुमाते रहते हैं। मतलब कि जैसा कि हमें चाइना में लॉकडाउन देखने को मिला, तो चाइना लॉकडाउन की वजह से मार्केट गिरा और बहुत सस्ते में शेयर मिलने शुरू हो गए, तो इंडिया से और यूएस से पैसा निकाल कर एफआई वाले चाइना में लगाना शुरू हो गए। अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है यूएस से पैसा निकाल कर इंडिया में एफआई वाले लगा रहे, चाइना से भी पैसे निकाल के इंडिया में लगाए जा रहे। तो ये इंडिया का मार्केट आने वाले टाइम में इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगा। अब आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जाने वाला है, देखिए अभी के टाइम क्या है कि यूएस मार्केट की वजह से यहाँ पे आईटी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला, आईटी सेक्टर में हमें जो है गिरावट देखने को मिली। अब देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट का डाटा, उसके बाद आपको बताएंगे टोटल 3 शेयर जिनमें निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर कल के दिन देखने को मिला डो जोन्स में 4% की गिरावट, नेस्डैक 5% गिर चुका था और S&P 500 दोस्तों यहाँ पे 4.5% की गिरावट। यूएस मार्केट में आईटी कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कंपनियों का, तो इस वजह से उनमें एक भारी सेलिंग देखने को मिली। और ई कॉमर्स जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजॉन हमें नज़र आ रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली। डेक्स वगैरह अभी के टाइम हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट जो नेगेटिव था वो नेगेटिव से प्लस में आते हुए नजर आ रहा है। एफआई वालों की लगातार एक हैवी बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे क्या होते हुए नजर आ सकता है। अब ऐसे में दोस्तों कल के दिन आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी मार्केट में कि मार्केट का जो 15 इंट्राडे अगर आप करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल में अगर मार्केट यहाँ पर जो मार्केट का जो RSI है वो आपको अगर मिले 20 के आसपास या फिर 15 या फिर 30 से नीचे 25 या 20 के आसपास मिले, तो वहाँ पे आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला जैसे ही निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट का जो निफ्टी का जो RSI है 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल में RSI आ गया डाउन पे। और जिनको पता है कि 15 के आसपास, 20 के आसपास, 25 के आसपास RSI आता है तो वहाँ पे बाई करना है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है निफ्टी में कॉल बाई किया एंड अगेन दोस्तों एक अच्छा खासा रिटर्न मिला, जहाँ पे निफ्टी ने हमें ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का रिटर्न दिया वो भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, तो इस लेवल पे पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला एक अच्छा खासा दोस्तों रिटर्न, जो कि दोस्तों 1.5% के आसपास निफ्टी जो है उसके बाद भागा है 274 पॉइंट का अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ऐसे में दोस्तों जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो RSI यहाँ पे डाउन आ चुका था, डाउन के बाद अच्छा खासा यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला। RSI हाई पे गया, हाई के बाद RSI डाउन आ गया। तो कुल मिला के RSI हाई होता है तो कभी कॉल नहीं लेनी है, RSI डाउन होता है तो कभी दोस्तों आपको पुट नहीं लेनी है। अब बता देता हूँ किन शेयरों में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में टाटा पावर का 260 का टारगेट लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी के टाइम जो करेक्शन आना था वो आ चुका। अब ये जो शेयर है 260 की तरफ आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, और 260 का लेवल टूटता है तो उसके बाद एक बड़ी तेजी और 300 साढ़े 300 की तरफ ये शेयर जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो मार्केट में गिरावट थी इसको दोस्तों शेयर सस्टेन कर पाया है। और उसी के साथ साथ जो सपोर्ट था, इसका बॉटम था 240 का, वहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन भागने की कोशिश कर रहा है। अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉक देखने को मिल रहा है वेदांता में अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला, लेकिन वेदांता का अभी के टाइम क्या है RSI थोड़ा हाई जा चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें करेक्शन आने की संभावना थोड़ी है। एंड आप इस गिरावट में जो है कि आईटी सेक्टर पर भी नजर डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी के टाइम क्या है कि हमें ये देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर कंटिन्यू गिर रहा है, लेकिन एक बार इनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है तो रिजल्ट के टाइम ही ये 20% भागना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन वाले स्टॉक सर्किट नहीं लगेगा, लेकिन 20 to 25% रिजल्ट वाले टाइम भागना शुरू कर सकते हैं। तो आप दाव लगा सकते हैं विप्रो पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 400 का बॉटम लेवल है, उस लेवल से भागता है शेयर, तो विप्रो पे भी आप दाव लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर विप्रो अभी के टाइम अगर मैं आपको टारगेट बताऊँ तो 450 की तरफ आपको विप्रो जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट गिरा है और ऐसे में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट गिरावट में भी विप्रो में बड़ा क्रैश नहीं आया, 1.5% की ही गिरावट है। हो सकता है ये पूरी तरीके से रिकवर हो अभी के टाइम ही, लेकिन कल के दिन आज जो रात को फिर से ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव जाने के चांसेस है, तो ऐसे में विप्रो जो है कल के दिन एक अच्छा खासा आपको रिटर्न जो है वो दे सकता है। तो गिरावट में विप्रो एंड इन्फोसिस को दोस्तों अभी के टाइम आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न विप्रो में, इन्फोसिस में और टाटा पावर में देखने को मिल रहा है।